जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसे जननायक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, यानी संपूर्ण भारत को गरीबी से बाहर निकाला। एक समय था जब हमारा भारत गरीबी की कगार में चला गया था। श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश जैसे हमारे देश के हालात होने वाले थे, लेकिन आखिरकार अंत में शिक्षा ही काम आई। जिसे कहते हैं ना, बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल आज बात कर रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और आपको बता दें, गुरुवार को 92 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। एम्स हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। आज हम एक ऐसे अर्थशास्त्री की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे ज्ञानी आदमी की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से पूरे भारत को गरीबी जैसे नर्क से बाहर निकाला। जी हाँ, मैं 1991 के दशक की बात कर रहा हूँ, जब हमारे भारत में आतंकवाद चरम पे था। और आपको बता दें, हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत ही कम बचा था। इतना ज़्यादा कम बचा था कि अगर वो भी ख़त्म हो जाता तो हमारा देश एकदम कंगाल हो जाता, गरीबी कगार में चला जाता। और याद कीजिए, अभी कुछ साल पहले अभी श्रीलंका में किस तरीके से गरीबी आ गई थी, वैसे ही हमारा हाल होता। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने हमारे भारत को गरीबी से बाहर निकालकर एक भारत का पुनरुद्धार किया। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा विषय है, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज इनके जीवन के बारे में और कौन से पद इन्हें मिले हैं और कौन कौन से बड़े बड़े पदों पर इन्होंने काम किया है, ये जानेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे भारत के सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हमारे आरबीआई, जो हमारे देश का बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये प्रधानमंत्री भी लगातार 2 कार्यकाल रह चुके हैं, जिससे हमारे भारत में बहुत सारा विकास हुआ और भारत आगे की ओर बढ़ा। तो चलिए जानते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मैं अगर बात करूं तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। यानी अभी जो पंजाब चला गया पाकिस्तान में, वो पहले पूरा भारत का हिस्सा था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो पढ़ाई है वो पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन किया है। इसके बाद आगे की उच्च गुणवत्ता वाली पढ़ाई के लिए ये चले गए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि यूके में था। और वहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में पढ़ाई किया, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक में पढ़ाई किया और प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूं तो डॉक्टर मनमोहन जी ने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल किया। डीफिल एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, बहुत बड़ी डिग्री होती है। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपको बता दें बच्चों, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है, 1987 और 1990 के बीच में जेनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में भी उनकी नियुक्ति की गई थी। और दोस्तों, ये वही समय है, 1987, 1990, 1991, ये वही समय है जब हमारे भारत में गरीबी चरम पे थी, सारी चीज़ें महंगी हो गई थी और कोई भी देश भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। और हमारे देश का एक विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम बचा था कि हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने ही हमारा देश चल पाता। लेकिन हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो अर्थशास्त्र की पढ़ाई वो बाहर से लेके आए थे, आखिरकार वो काम आई। मैं पहले भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। आखिरकार इनकी शिक्षा, रणनीति और इनकी सूझबूझ और इनका पेशेंस की वजह से उस समय हम गरीबी से बाहर निकले बच्चों। ठीक है, 1971 में डॉक्टर सिंह ने वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। 1971 में इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। और आगे चल के हमारे भारत में वित्त मंत्री भी बनकर उभरकर सामने आए। ठीक है, बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, यानी भारत का सबसे बड़ा केंद्रीकृत बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर भी रह चुके थे इतने बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। हमारे मनमोहन सिंह जी 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे और यही वो समय था जब हमारे भारत में एकदम चरम पर गरीबी थी। 1991 से 1996 से तो उस समय हमारे भारत में लाए थे LPG मॉडल। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति की शुरुआत करने में उनकी भूमिका को अब दुनिया भर में जाना जाता है। आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि इनकी लिखी किताबें आज भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विश्व की, अरे भारत में तो पढ़ाई जाती है लेकिन भारत के बाहर भी इनकी लिखी किताबों को पढ़ाया जाता है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री अगर आज अध्ययन करते हैं तो इन्हीं की किताबें देखकर अध्ययन करते हैं कि वो बंदा कौन है, वो ऐसा कौन सा बंदा है जिसने भारत को गरीबी से, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। कुछ तो उसमें खास रहा होगा। यही कारण है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में और अर्थशास्त्र के अध्ययन में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की किताबें, लिखी हुई किताबों को सराहा जाता है और उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में पुरस्कार मिला हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह को उनके सार्वजनिक जीवन में अनेकों पुरस्कार मिले हैं। उनमें प्रमुख है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, जो कि उन्हें मिला था 1987 में। इसके अलावा 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार मिला हुआ है। 1993 और 1994 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार भी देखिए इनको मिला हुआ है। 1993 वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार। अब एडम स्मिथ की यहाँ पे बात हुई तो आपको बता दूं, एडम स्मिथ विश्व के पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ से जोड़ा जाता है मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि ये इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि किसी देश को गरीबी के कगार से बाहर निकाला था। देखिए, आपको बता दें, आज तो अपने आप को गरीबी के कगार से बाहर निकालना इतना मुश्किल होता है। ये इतना पढ़ा लिखा बंदा भैया, इतना पढ़ा लिखा बंदा, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा, अर्थशास्त्र में इतना नॉलेज रखने वाला बंदा पूरे देश को गरीबी से बाहर निकाला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार मिला है इनको। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। एक समय था जब हमारे देश में जो गरीबी थी वो इतनी चरम पे थी कि खाने को नहीं होता था और अनाज भी उस समय इतना नहीं आता था। अकाल उस समय पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं उस समय के भारत की हमारी किस तरह के हाल हो गए थे। लोग झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे और एक टाइम का लोग खाना खाने के लिए मजबूर हो गए थे। इतना सब कुछ देखते हुए, इतनी गरीबी को देखते हुए हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने अपना दिमाग चलाया और आखिरकार अंत में लेके आए एक मॉडल जिसको बोलते हैं एलपीजी मॉडल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कि भारत की अब वो समय आ गया है कि भारत को हम ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करें और बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में आने का निमंत्रण दें कि भारत में इन्वेस्ट किया जाए। ये इनकी ही नीति थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ावा दिया जाए और बाहर की विदेशी कंपनियां उनको भारत बुलाया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करेंगी और भारत में इन्वेस्ट करने से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी देश की उन्नति के लिए विदेशी कंपनी और विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा नहीं है तो वो देश आगे विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, 1993 के बाद जैसे ही हमारे भारत में विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी कंपनियों की भरमार आने लगी, तब हमारे भारत का धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा और हमारा भारत जल्द ही हमारा भारत गरीबी से बाहर निकल गया और बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने हमारे भारत में इन्वेस्ट करने की सोच रखी कि भारत जैसे देश में इन्वेस्ट करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हमारे भारत में, जैसे न्यू हॉलैंड है, जैसे ट्रैक्टर की कंपनी आई, मोबाइल की कंपनियाँ आई, बसों की कंपनियाँ आई, कंस्ट्रक्शन की कंपनियाँ आई। इससे दो फायदे हुए कि एक तो हमारे भारत में फॉरेक्स रिजर्व,
हमारे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, और उस समय हमारे देश के लोगों को नौकरी भी मिली, जॉब भी मिली, जॉब मिलने से पैसा आया और पैसा आने से हमारे देश का उद्धार हुआ। ये थी इनके दिमाग की उपज। आज देख रहे हैं कि हमारे भारत का कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर जगह हमारे भारत में प्लांट लगे हुए हैं, हर जगह हमारे भारत में विदेशी कंपनियां हैं और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, सब लोग अब फल फूल रहे हैं। और आज हमारे देश की इकोनॉमी विश्व के 5 देशों में गिनी जाती है। तो ये कारण आज का नहीं है, ये कारण उसी समय का है जब एक अर्थशास्त्री इतना बेहतरीन दिमाग लगा रहा था और अपने भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। ऐसे अर्थशास्त्री और ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को दिल से सलाम है, दिल से सल्यूट है, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप भी इनको फॉलो कीजिए और आप भी इनकी लिखी किताब पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।